आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम कुल 125 सेट को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें पहला फेज जो है ये कंप्लीट कर लिया गया है। अब आपका स्टार्ट होता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में जो कंप्लीट होगा ये 16 जनवरी 2021 का पेपर कंप्लीट होने वाला है। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएं। ये आगे का सेट जो 28 दिसंबर 2020 को हुआ था, 5 जनवरी 2021 को, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को हुआ था, ये सब कंप्लीट कर लिया गया है। और अब आपका स्टार्ट होने वाला है 16 जनवरी 2021 का पेपर। तो हम आपके सामने वो पेपर रखते हैं, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। देखिए मित्र, हम आपके सामने जो पेपर रख रहे हैं ये आरआरबी एनटीपीसी के 16 जनवरी 2021 में पूछा गया फर्स्ट टाइम में, यानी 10:30 से 12 बजे के बीच में पूछा गया क्वेश्चन है 16 जनवरी का। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रख रहे हैं हम। सभी मित्र बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है ये कौन है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है ये कौन है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है ये कौन है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं विवेक एक्सप्रेस, बिल्कुल सही बता रहे हो। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा गया है। देखिए मित्र, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है तो सभी को पता है, लेकिन प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, इसे पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन्हीं में से क्वेश्चन आना तय है। पढ़िएगा क्या कह रहा है, दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है ये विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस जो है ये डिब्रूगढ़ यानी असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तमिलनाडु यानी तमिलनाडु की कन्याकुमारी के मध्य चलती है। यह ट्रेन 4273 किलोमीटर की दूरी लगभग 80 घंटे में तय करती है। विवेक एक्सप्रेस के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है ये तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। यानी दूसरी कौन सी रेलगाड़ी है जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, तो तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है ये दूसरी सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी हो जाएगी। जिसमें पहले जो है ये विवेक एक्सप्रेस होगा, दूसरी जो है तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस होगा। तो जो भी मित्र बता रहे थे विवेक एक्सप्रेस, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिए मित्र, आपकी आरआरबी एनटीपीसी में जो ये सॉल्व पेपर की सीरीज चल रही है, इसमें बीच बीच में मैथ और रीजनिंग दिया गया था। तो बीच बीच में जो रीजनिंग और मैथ दिया गया था उसे मैंने कट करके एक अलग से आपकी यानी कहा जाए जीके के एक अलग से पीडीएफ मैंने क्रिएट कर ली है, ताकि आपको मैं पीडीएफ भी दे सकूं और बीच बीच में रोकने की प्रॉब्लम भी ना हो। यानी क्वेश्चन जो है ये बीच बीच में दिए गए थे, मतलब 2 क्वेश्चन रीजनिंग, फिर 2 क्वेश्चन मैथ, फिर जीके, फिर रीजनिंग मैथ में, यानी मिक्स दिया गया था। तो मैंने कट करके एक अच्छे से पीडीएफ बना ली है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो ये क्या पूछा जा रहा है, भारत में हरित क्रांति में सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जो है किसको जाता है। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जो है ये किसको जाता है, यह आपको बताना है। देखिए मित्र, यहाँ जो पूछ रहा है भारत में पूछ रहा है, तो एमएस स्वामीनाथन जो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं एमएस स्वामीनाथन बिल्कुल सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा, क्या कह रहा है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित जो है करने का श्रेय जो है एमएस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन तथा विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि विश्व स्तर पर कहा जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। जबकि भारत के पूछा जाएगा तो एमएस स्वामीनाथन हो जाएंगे। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, किसने दिया था, तो याद रखना हरित क्रांति शब्द जो है ये विलियम गॉड ने दिया था। यानी कहा जाए तो इसने दिया था हरित क्रांति का शब्द। और विश्व स्तर पर जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत स्तर पर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। यहाँ देखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा हिंदी में पढ़िएगा। क्या कह रहा है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में फिर खाली स्थान दिया गया उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। यानी आपसे पूछ रहा है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे 1916 में, तो वह पहली बार जनता से रूबरू हुए। कहाँ रूबरू हुए, यह आपको बताना है, किस उद्घाटन में। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में ये कहा जाए आमतौर पर आम जनता से मिले थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जो फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के लिए पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। आम जनता से रूबरू हुए थे। गांधी जी द्वारा संचालित प्रमुख आंदोलन जो है, ये चंपारण आंदोलन जो है ये 1917 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो है 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, वर्ष फिर खाली स्थान दिया गया में सोएज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई यानी वर्तमान में जो मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है के संबंध को एक अधिक मजबूती मिली। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि स्वेज नहर जो है ये कब खोल दिया गया, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मैं तुम्हारे बता रहे हैं 1869, बिल्कुल सही बता रहे हो। वर्ष 1869 में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे कहा जाए विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई के संबंधों को अधिक मजबूती मिली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे पढ़िएगा। क्या लिखा गया है, वर्ष 1869 में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ मुंबई यानी वर्तमान मुंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। सन 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में यह निर्माण करवाया गया। और फिर क्या कह रहा है, वर्ष 1869 में यह नहर यातायात के लिए खोल दिया गया। वर्ष 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कहा जाए मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया, तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। यह तारामंडल शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ऐसा तारामंडल है जो शाम में भी देखा जा सकता है, उसे शिकारी तारामंडल भी कहते हैं, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओरियन। यानी बात करें तो सी वाला यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा गया है। ओरियन एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। यह तारामंडल शिकारी के नाम से भी जाने जाते हैं। ओरियन विश्व भर में दिखाई देने वाला तारामंडल है। सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर भी कहा जाता है या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 संक्षिप्त दिए गए हैं, इनमें से 3 कहा जाए ये रीजनिंग का है। फिर भी इसमें बताइएगा, बता दीजिए, इसका भी आंसर बता दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जाहिर से बात है कि एनटीपीसी, ये आरआरबी एनटीपीसी की बात नहीं हो रही है मित्र। एनटीपीसी जो है ये महारत्न कंपनी है। वीएचईएल ये भी महारत्न कंपनी है। सेल भी है, लेकिन सीआरपीएफ जो है एक पुलिस फोर्स है, तो यही अलग हो जाएगा। यानी कहा जाए सीआरपीएफ जो है ये एक पुलिस फोर्स है, बाकी जो ये महारत्न कंपनियां हैं। या यहाँ लिखा गया है कि सीआरपीएफ जो एक पुलिस फोर्स है, जबकि एनटीपीसी, वीएचईएल तथा सेल महारत्न कंपनियां हैं और सीआरपीएफ जो है ये पुलिस फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है। कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को बचाकर कोशिका को साफ करने में मदद रखते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। जो भी मित्र बता रहे हैं लाइसोसोम बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो है कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं के निष्कासन करता है, अर्थात अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर, फिर सन बताना है, को की गई थी। किस सन में की गई थी यह आपको बताना है। सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को कहा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यह राष्ट्र संघ 1919 के उत्तराधिकारी की संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके वर्तमान में कुल 193 सदस्य हैं। इसके मुख्य अंग जो है ये क्या है, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं न्याय आर्थिक परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, महासभा तथा न्यायिक परिषद, ये जो है इनके प्रमुख अंग हैं। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ चुका है, पढ़िएगा इसे और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर लिखा गया को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझकर आंसर देने की कोशिश करना। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधातुओं। जो भी मित्र बता रहे हैं अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो राइट आंसर अधातुओं बिल्कुल परफेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे भी पढ़िएगा। अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सा है बताइएगा मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना इनपुट डिवाइस की पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्टिकल रेक्टर रीडर। ये जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। बात करें तो ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट और आउटपुट डिवाइस निम्न है। इनपुट डिवाइस के बारे में देखिए, जैसे कीबोर्ड, माउस, टैग बॉल, बार कोड रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जोएटिक्स, स्नैकर, वेबकैम, टच पैड, पेन, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। जबकि आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, एलसीडी, प्रोजेक्शन पैनल, हेडफोन, स्पीकर, ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष में हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन जो है ये किस वर्ष में हुआ, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1960 में। महाराष्ट्र और कहा जाए गुजरात का गठन जो है ये 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा गया है। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का गठन किया गया। 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। और 1972 में हिमालय, मणिपुर और त्रिपुरा कहा जाए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया। और वर्तमान में कितने राज्य हैं, तो याद रखना वर्तमान में 8 राज्य हैं और 28 राज्य हैं और 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य और 8 जो है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल उस समय का ये करंट अफेयर है, फिर भी बताइएगा। टोक्यो 2021 ओलंपिक मसाल रेले की जापानी शाखा का शुभारंभ मार्च 1921 में जापान के शहर में होना कहा जाए सूचीबद्ध किया गया।
किस शहर में, यह आपको बताना है। तो याद रखना फुकुशिया शहर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे फुकुशिया शहर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे पढ़िएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खगोलीय भौतिक विज्ञानी, फिर खाला स्थान दिया गया है, ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा के अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया था। किसके नाम पर, यह आपको बताना है। तो याद रखना है यूजिन पार्कर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं यूजिन पार्कर, खगोलीय भौतिक वैज्ञानिक यूजिन पार्कर एक ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा के अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। पढ़िएगा, वही बातें फिर लिखी गई हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म जो है ये कौन सी थी, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसान कन्या। किसान कन्या जो है ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी, जिसके निर्देश आदर्श ईरानी थे। ये 1937 में प्रदर्शित की गई। भारत की प्रथम मूक फिल्म जो है राजा हरीशचंद्र हुई, तथा पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा हुई थी। लेकिन पहले कहा जाए स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म तो किसान कन्या बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया, यह आपको बताना है। चलिए इन्हीं दो ऑप्शन में बता दीजिए। तो याद रखना जय जवान जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। यह नारा उनके द्वारा तब दिया गया था जब एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध यानी 1965 की बात चल रहा था और भारत लगातार खाद्यान्न की समस्या में जूझ रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान जोड़ा, यानी जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जो है ये किसका नारा हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का। तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान शब्द को जोड़ा। देखिएगा मोदी जी का क्या नारा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ये किसका है, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का। वर्तमान में नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान के रूप में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या पूछा जा रहा है, वह वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। वह वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाया जाता है उन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ जा रहा है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित राज्य के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय घाना उद्यान जो है कहा जाए राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क जो है ये महाराष्ट्र में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार में है। डम्फा अभ्यारण्य जो है ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, 1916 के लखनऊ समझौते 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और फिर खालिस्तान के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। किसने किया था, यह आपको बताना है। 1916 के लखनऊ समझौते के नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और फिर खालिस्तान दिया गया है।
के लिए एक कहा जाए संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं मुस्लिम लीग बिल्कुल सही होगा। देखिएगा 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस के दोनों शाखाएं उग्रवादी और उदारवादी का एकीकरण हुआ। कांग्रेस एक मुस्लिम लीग पार्टी के स्तर पर समझौता हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की। इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना आदि लखनऊ समझौते के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका रही। गौरव गौरतलब है कि कहा जाए समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधूरस्थता का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। 1915 में महात्मा गांधी फिर खाली स्थान दिया गया है से अस्थायी रूप में भारत आ गए थे। कहाँ से अस्थायी रूप से भारत आ गए थे? तो सभी को पता है कि दक्षिण अफ्रीका से, यानी कहा जाए तो बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि 1915 में गांधी जी कहा जाए दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौट आए। गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, परंतु वहां पर भारतीयों की दशा देखकर वहीं रुक गए और समानता का अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन छेड़ दिए। वहां डबरन की फिनिक्स फार्म की स्थापना की। इसके अलावा जोहान्सबर्ग से 30 किलोमीटर दूरी पर गांधी जी ने टॉयल स्टाय फार्म की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सोनार का पूर्ण रूप, संक्षिप्त शब्द सोनार का पूर्ण रूप आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साउंड इन्विगेशन एंड रेंजिंग। राइट आंसर क्या होगा? साउंड इन्विगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिएगा, सोनार का पूर्ण रूप साउंड इन्विगेशन एंड रेंजिंग है। सोनार एक तकनीकी है जो नौचालन, जल के भीतर संचार एवं वस्तु का पता लगाने एवं ध्वनि संचारण का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है? जर्मनी के लिए इस्पात उत्पादन का 80% किसके क्षेत्र पर निर्भर है? जर्मनी, कहा जाए जर्मनी के कुल इस्पात का उत्पादन 80% जो है ये किस पर निर्भर है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रूर, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं रूर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है? भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से की गई थी? बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1964 में किसके सहयोग से की गई थी, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है ये झारखंड में है। किसके सहयोग से बना? तो सोवियत संघ के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये भी सोवियत संघ के सहयोग से बना। राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये उड़ीसा में है, ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? कौन सा ऐसा है जो पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, यह आपको बताना है। तो याद रखना CPU भी है, रैम भी है और रोम भी है, लेकिन USB नहीं है। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही बातें फिर लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है? उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? उन्नत भारत अभियान जो है ये किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलिए ऑप्शन ही देख लीजिए। उन्नत भारत अभियान जो है किससे संबंधित है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। उच्च शिक्षण संस्थाओं की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना उन्नत
भारत का अभियान का उद्देश्य है, कहा जाए ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। उन्नत भारत अभियान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय द्वारा हो गया है, वर्ष 2014 में शुरू किया गया। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना है। इसके लक्ष्य ग्रामीण समुदाय के सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, किस ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उसके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिकी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो कौन ब्रिटिश वैज्ञानिक है, यह आपको बताना है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि जे थॉमसन, बिल्कुल सही बता रहे हो। बात करें तो सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं जे थॉमसन, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, जे थॉमसन जो है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया, 1906 में। रदरफोर्ड जो है, ये नाभिकीय भौतिकी के जनक माने जाते हैं। सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिकी की खोज की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है 1908 में मिला। जबकि नील्स बोलाक को किस रचना के लिए, मतलब किस खोज के लिए जाना जाता है, परमाणु संरचना पर विशेष योगदान के लिए। इनको नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला, तो 1922 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में ही एक परिघटना है। किसने बताया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था ये सिद्धांत। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। वर्ष 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यानी जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक है, ने बिजली के कड़कड़ाना और कपड़ों से चिंगारी निकलने की एक परिघटना बताया, जिसे 1743 में अमेरिकी दार्शनिक सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम जो है किस वर्ष प्रसारित किया गया, यह आपको बताना है। याद रखना, 1923 में भारत का पहला रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित किया गया। बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से प्रसारित किया गया। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है 1920 के दशक में हुई थी। 1930 में सरकार ने इस ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। 1957 में इसे आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा, भारत के उप प्रधानमंत्री जो कि 1977 से 1979 तक थे, क्या थे, यह आपको बताना है। कौन थे, यह आपको बताना है। उप प्रधानमंत्री जो 1977 से 79 तक कौन थे, तो जगजीवन राम इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ई वे विल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ई वे विल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने 3 एक दिया है, एक यहाँ दिया गया है। फिलहाल इन तीनों में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ई बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, माल की एक स्थान से दूसरे स्थान की आपूर्ति, यानी बात करें तो सी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। ई बिल जीएसटी के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति की सुनिश्चित कराता है। 1 अप्रैल 2018 को देश भर में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस स्थित है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द हेग में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये द हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक और IFMF जो है ये वाशिंगटन DC में है। ओपेक का जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका राइट आंसर।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें तो डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये बिहार में है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है, न्यूनतम जनसंख्या जो है ये सिक्किम में है, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये केरल में है, न्यूनतम लिंगानुपात जो है ये हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोलिया, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। छोलिया को क्या कहा जाता है, कहा जाए ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान कहा जाए अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति से पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। तो याद रखना कब प्रेक्षित किया गया था, 2008 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं 2008 बिल्कुल सही होगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है मित्र। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट जो है अंतरिक्ष यान को हरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया। इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहले खाली स्थान नहीं, यह सभागार एक सभागार में ध्वनि का सात्य, ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे फिर खाली स्थान दिया गया है कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुरणन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा स्पीड सीट का एक उदाहरण है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरे सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया। नाम क्या था यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाणासुर सागर बांध, यानी बात करें तो ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। बाणासुर सागर बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। और यह बांध जो है ये कहा जाए केरल के महाराजा या राजा महाबलीपुत्र के नाम पर रखा गया था, जिनका नाम जो है ये बाणासुर था। बढ़िएगा, बाणासुर सागर बांध जो है ये केरल नदी पर है और नागा अर्जुन सागर बांध जो है कहा जाए ये केरल राज्य में है, करमना ठोंडू नदी पर है। और नागा अर्जुन जो है ये तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पर। और कृष्णा सागर बांध जो है ये कावेरी नदी, हेमावती नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये तीनों नदी के संगम पर स्थित है कर्नाटक में। और मैट्टूर जो है ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुजरात को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार यानी गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया। इसे गेटवे कहा जाए, इसे गेटवे का दूसरा नाम क्या था। तो कहा जाए इसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं जिन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक में कहा जाए खेल में रजत पदक जीता था। कौन थी यह आपको बताना है। तो दीपा मलिक इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया जाता है। यह कथन जो है ये किसका है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
डेग, हैमर, स्कॉल्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया है। यह कथन जो है ये डेग हैमर स्कॉल्ड का है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल जो है ये 1953 से 1963 तक था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कहा जाए संघ के अध्यक्ष जो हैं ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी देश की थल सीमा जो है ये भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। थल सीमा जो पूछ रहा है तो याद रखना भूटान की भी है, नेपाल की भी और पाकिस्तान की भी है, लेकिन श्रीलंका की सीमा जो है ये थल से नहीं जुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कहा जाए पाक जलडबरू मध्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा जा रहा है, किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पश्चिम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1911 में। ऑप्शन नंबर बी वाले हैं हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है बहुत ही अच्छा कि वर्ष 1911 में तत्कालीन सम्राट जॉर्ज प्रथम ने ब्रिटेन के कहा जाए भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित करके आधिकारिक रूप से घोषणा की। यह घोषणा 1912 में लागू हुई। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। और वर्ष 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जहां नरम दल और गरम दल को मतभेद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे भी बताइए का आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन आ गया है, यही क्वेश्चन में तेरा रिपीट है। तो यहाँ मैंने जितना भी 16 जो आपका हुआ था 16 जनवरी 2021 को पूरे कंप्लीट कर लिया है। आगे यानी फेज 1 जो है पूरे कंप्लीट कर लिए गए हैं और फेज 2 का जो है ये पहला सेट था जिसे 16 जनवरी 2021 में हुआ था, इसे भी कंप्लीट कर लिया गया है। ऐसे एक एक करके हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं।